Namaskar. We welcome our distinguished guests and dignitaries to the 9th Parliamentary Speakers Summit P20 being organized under the Presidency of India. On this occasion, we respectfully welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Speaker of the Lok Sabha Shri Om Birla, President Inter-Parliamentary Union His Excellency Mr. Duarte Pacheco. We also welcome with gratitude the speakers, deputy speakers, chairpersons, members of parliament, ambassadors and high commissioners of G20 member countries and invitee countries. The Pan-African Parliament is participating in the P20 summit for the first time. Since the African Union became a member of the G20, we extend a gracious welcome to Pan-African Parliament. We also welcome the Union Ministers of the Government of India, the leaders of Lok Sabha and Rajya Sabha, Chairman of the Council, senior officials of Government of India and G20 Secretariat on this historic occasion. To begin the program, I would like to invite Mr. Om Birla, Honorable Lok Sabha Speaker, to address the gathering. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आईपीयू के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको जी, सभी अतिथिगण, योर एक्सेलेंसीज, G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर्स समिट में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से यह हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुतः लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसी, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसदें। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। जो हमारी
सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सेलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सबने अपनी अपनी संसदों में मिशन लाइफ पर चर्चा करने तथा इसे जनता का जन आंदोलन बनाने का स्वरूप देने का भी संकल्प लिया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी जी, इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित हैं। उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। एक्सेलेंसी, सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। भारत में SDG के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतिगत योजनाएं बनाई गई है और आवश्यक होने पर कानून भी बनाए हैं। इस पर संसद में व्यापक चर्चा भी हुई है। विकास में पीछे रहे जिलों को आकांक्षी जिला मानकर हमने विकास के समकक्ष उन जिलों को लाने का नीतिगत फैसला किया है और इससे पूरे देश के अंदर एक समान विकास की अवधारणा विकसित हुई है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत स्वयं ग्रीन डेवलपमेंट एवं ग्रीन ट्रांजिशन की प्राथमिकता को देते हुए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक प्रभावी पहल कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल गठबंधन जैसी भारतीय पहलों को बड़े पैमाने पर वैश्विक समर्थन मिला है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ चुके हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद के नए भवन में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान में संशोधन, केंद्र और राज्य के निर्वाचित सदनों में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी निर्णयों में कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी। मेरा विश्वास है विमेन डेवलपमेंट 21 सदी के विश्व में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा। एक्सेलेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेही शासन को संभव बनाया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं। DBT, UPI जैसे डिजिटल इंटरवेंशन ने देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। एक्सेलेंसी, मेरा विश्वास है इन विषयों पर
सामूहिक चर्चा संवाद से एक समावेशी, समतामूलक और न्याय संगत वैश्विक समाज का संकल्प साकार होगा और भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन से वैश्विक संसदीय सहयोग का एक नया अध्याय आरंभ होगा। P20 वैश्विक गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण संसदीय आयाम है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। एक्सेलेंसी, जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी वह चर्चा हमारी संसदों के अंदर भी आगे चलती रहे। इन विषयों पर व्यापक मंथन के बाद नीतियों एवं योजनाओं तथा आवश्यक होने पर कानून का निर्माण भी करें। संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बने। हम G20 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए P20 के निरंतर समर्थन की आशा कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं P20 सम्मेलन में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। Thank you, Honorable Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla. And now I take this opportunity to humbly request His Excellency, Mr. Duarte Pacheco, to kindly present his address. Mr. Prime Minister, Mr. Speaker, Mr. Deputy Chairman, Madam Speakers, Mr. Speakers of different parliaments of the P20 summit, colleagues, parliamentarians, diplomats, excellencies, ladies and gentlemen. First of all, allow me to thank the Parliament of India and in particular the Speaker Om Birla for giving the opportunity to return to New Delhi and to accept the hospitality, the warm hospitality that we always receive when we came to India. And also for the organization of this event. The compromise of India to welcome a successful summit of parliamentarians is always present, and we feel it during these 2 days. Thank you, Mr. Speaker, for all your compromise to achieve the success of this meeting. And allow me also to congratulate His Excellency, the Prime Minister Modi, for the leadership and a successful leadership for the G20 during this year. It's not a surprise. We know the compromise of the Prime Minister Modi with multilateralism, or the compromise with dialogue, the compromise to achieve agreements for the future. And the slogan, "One Earth, One Family, One Future," is an example of it. It's not possible to ask more. And so, congratulations, Mr. Prime Minister, for the success you achieved. Dear colleagues, we came here to the summit of parliamentarians of the G20. First of all, we knew before we came, it will be a success. Why? Very easy to understand that. India is the largest democracy of the world. A true democracy. And there is no democracy without parliamentarians, without a parliament. We can find other kind of regimes. But if we talk about a democracy, we need to talk about parliament. And so the relevance given to the parliamentarians and to the parliament itself is very high here in India. And so it's easy to understand, before we came, that the compromise to join parliamentarians and speakers from the G20, together with other countries also invited, we will work very hard to achieve the success of the summit. Democracy and parliamentarians and parliaments are both sides
from the same coin. And so here we are, in India, New Delhi, in this summit of parliamentarians, a summit of democracy. Thank you for all the hospitality, dear colleagues. And also, we need to say that it is very important to remember when this kind of summit was born in Argentina a few years ago, and the success of what we achieve now. Before that, the heads of states, heads of government joined together to discuss important issues to the world. But we parliamentarians represent the people of the world. And so we should also work together to achieve the success we wish to our people. Not let just the governments to do what they need to do, what they should to do, but participate, not in the competition, but as a complementary work to achieve the success we wish to the people we represent. And from an informal meeting, we came to a formal one. And now we have this kind of summits every year with a formal format, joining speakers of parliament from around the world to discuss important issues to the humankind. And we are here to address especially the question of climate change, environment, and the future. Allow me to say, before that, it's impossible to discuss sustainable development goals and talk about future without peace. And so from here, we should give a strong scream representing the people of our countries. We need to defend peace everywhere, in all continents, in Europe, in Africa, in the Middle East, in Asia, in America. Without peace, forget to discuss sustainable development goals or to discuss other issues. So peace should be on the front page of our worries, always. One single death is too much. It's too much. And we need to defend peace all over the world. And we parliamentarians know how to do it, because we do it inside our parliaments. We discuss very hard with people that have different ideas, but we try to reach consensus. And what we should do is to transform it to the international level. With parliamentarians from different countries with different perspectives. No one is better than the other, are different. But we can work together and to solve our divergences and to go ahead. We don't need to think every day the same about everything. What we need to understand is our goal is to keep peace and development. And for that, we should work together. And just after it, with peace, it's possible to discuss sustainable development goals and environment and other important issues to our people. And here, we need to say that we need a collective action, because sustainable development goals, we are in the middle of the track, but just 12% of the targets are achieved until now. 2015, 2023, and just 12%. And we just have more 7 years to achieve the deadline 2030. So you can imagine how we should work together very hard. We should try to achieve it, because it is essential to the humankind. Again, a country alone will not solve the problem of climate change. We will not achieve the sustainable development we wish to our world. Just together, it will be possible to achieve it. And IPU is a good platform, because it's the only global organization of parliaments. We have different regional ones, in Europe, in Africa, in Asia, but global, just IPU. And that's why we should increase our efforts to achieve what we wish.
Sustainable Development Goals on time, so much as possible. 100% it will not be possible, I believe. We need to be real, but 12%, mamma mia. We needed to work harder to achieve 70, 80, 9% at least. And we will do it in accordance with the United Nations Charter, of course, and with the efforts of our governments and our parliamentarians, because we parliamentarians have power in our hands and we should use it to achieve what we wish. Not just talk about the problems, but with concrete actions, because people are asking for actions. People are tired of speech, of important meetings. People wish concrete actions to solve the problems, and we should do it. And finally, because we are here in India, allow me to also to show the appreciation to increasing of participation of women in this largest democracy in your parliament, Mr. Speaker. It's impossible to think in an inclusive democracy if we forget 50% of the population's representation. It's impossible. It's a democracy, but it is not inclusive. So we need to increase the participation of women. Because we are different, men and women, we are different, but we are complementary. Different sensibilities to solve the issues. Maybe if we have more women in the leadership of our countries, we will not have so many wars. Because I don't believe that a woman will be available to send their sons to a war. Just one example why we need to have more women participation in politics and inside our parliaments. But also young people, allow me to say. Because in many countries, we have a representation, representation of young people in parliaments that do not correspond to the society. In many countries, we have 30, 40% of the population, 50% of the population below 30s. But when we see the parliament composition, just 2% of them are there. And so, if young people are not involved, they will not feel represented. Their mind will be available to accept extremist ideas that we don't like, that we fight against them. So it's better to have them involving, participating in the system, because their participation is also a guarantee that they will be inside the system with their energy, with the capacity of innovation, with the wish to transform the society, and it's very good to have them working with us. And here we have a lot of young people participating already. Also, a good example from India around that could be shared around the world. Dear Madam Speakers, Mr. Prime Minister, it's always a pleasure to come to India, to learn with you, to learn with your wisdom, with your simplicity, your capacity to transform the world. We hope that our work here during these 2 days will be very fruitful, and we will come home to apply the things we discuss here. Thank you so much. Thank you, His Excellency, Mr. Duarte Pacheco, President IPU. Respected ladies and gentlemen, I now make a humble request to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to address this august gathering. Namaskar. G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से
हार्दिक स्वागत करता हूं। ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। फिर हमने यहाँ दिल्ली में ही एक सफल G20 समिट को होस्ट किया और अब यहाँ ये P20 समिट हो रही है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहाँ तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत
मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। साथियों, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई है। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है। भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट ये दिखाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर
महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला और साथियों, सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। साथियों, समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। फ्रेंड्स, भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है, जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं। सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में
सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 लैंग्वेजेज में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में है एंड 24/7 है। करीब 200 लैंग्वेजेज में हमारे यहाँ 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी भाव के साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। मुझे खुशी है कि सभी सदस्य देशों ने इसे स्वीकार किया। इस फोरम पर भी पैन अफ्रीका पार्लियामेंट की पार्टिसिपेशन को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे स्पीकर ओम बिड़ला जी आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं। वहां आप पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था
और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। मुझे विश्वास है भारत में आपका प्रवास सुखद होगा। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता और भारत में आपकी सुखद यात्रा की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister, thank you very much for your insightful address. And we also gratefully thank our esteemed guests on the dais. We also express our gratitude to all the distinguished guests who have joined us for this inauguration function. Thank you all. Thank you very much. With this, we end this inauguration session. So P20. So that closes the inaugural session of P20 with the Prime Minister's remarks, the speech, and a very, very strongly worded speech, particularly with reference to terrorism and the international situation. Currently, what's happening in Israel, the terror attack that Israel suffered. And Prime Minister mentioned and talked about India's own fight against terrorism. Prime Minister referred to the attack that happened on our parliament, how we have suffered terrorism, and how still in the world there are double standards prevalent when it comes to defining terrorism, when it comes to countering terrorism. I have esteemed guests with me in the studio, and also my co-anchor, Ambassador Tripathi, is here with us, and also Madam Sheetal Sharma from
JNU School of International Studies. Ambassador Tripathi, strong words when it comes to terrorism. Prime Minister not just spoke of our own struggle and effort to counter this menace, but also very sharply pointed out how the world is still not united when it comes to defining terror. Yes, you see, this is very strange that we have been shouting almost from the rooftop for the last so many years, 40 years or so, but the world had not taken any notice until and unless, until this New York terror attack happened in 2002. Before that, nobody was taking us seriously, but after that, it took so many lives to draw world's attention at the seriousness of the terrorism, and now terrorism is known menace for the world. But I still say that world is far from taking a firm and unified stand on terrorism. The CCIT, the Comprehensive Conference on International Terrorism, could not be convened so far. The very definition of terrorism is under dispute. So I don't know how long it is going to take for the world to act fast, act in unison manner, in uniform manner to act against terrorism. And I am happy that the Prime Minister has very aptly raised this issue and in very strong words. At a very opportune time. This couldn't be a better time, no? Exactly. डॉक्टर शीतल, एक बात जो है, प्रधानमंत्री ने एक तरह से जब आईपीयू के अध्यक्ष ने ओम बिरला साहब की तरफ इशारा करके कहा कि आपकी संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है उसको कुछ देखिए, तो बहुत ठीक है, वो शायद ये नहीं जानते थे कि अभी भारतीय संसद महिलाओं को 33% आरक्षण का फैसला लेकर अभी विशेष सत्र में उसने ये किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं उनमें करीब 3 मिलियन महिलाएं जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये कुल रिप्रेजेंटेशन का 50% होता है। शायद आईपीयू के जो चेयरमैन साहब हैं उनको ये जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत सही मौका और फोरम है राम। हाँ, मौका बहुत सही था। मौका सही है, फोरम भी बहुत सही है, जहाँ पे ये उद्घोषणा की जाए और विश्व को ये बताया जाए कि अगर यदि हमें ग्लोबल साउथ का लीडर कहा जा रहा है तो लीडर हम सिर्फ नेम से एक नहीं है, नाम मात्र नहीं है। हमारी जो कार्यशैली है या हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी प्रणाली है, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फंक्शंस हैं, सभी में हम इन वैल्यूज़ की बात करते हैं। और एक मुद्दा जो टेररिज्म से शुरू हुआ था, शायद ये भी बहुत ही टाइमली है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यदि आप बात करते हैं कि G20 भारत में हुआ, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, 2 वर्ष पहले से करनी चाहिए थी, बट क्यों हुआ? तो गत 2-3 वर्षों में बहुत कुछ बदला। देखिए, कोविड अब एक तरह से थोड़ा इतिहास बन चुका है, हम उसकी इम्पैक्ट की जरूर बात कर सकते हैं, बट कोविड की अब बात नहीं होती है। दूसरा ये है कि यूक्रेन वॉर, जिसको 1.5 वर्ष से ऊपर हो चुका है, तो वो भी एक समस्या, एक चैलेंज है, बट कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन में सिमट कर रह गया। अब जो सबसे रेलेवेंट था वो था इजराइल और हमास का मुद्दा, और हमास की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका कंडेमेशन वर्ल्ड ओवर चल रहा है। यदि ये बात करें, जैसे एम्बेसडर साहब भी बोले कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस और डेफिनेशन ऑन टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगी कि यूएस में या कहीं यूरोप में अटैक होता है तो वो कभी भी ये नहीं कहते इट्स अ टेररिस्ट अटैक, वो हमेशा कहते हैं लोन गनमैन या वुल्फ अटैक। वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक व्यक्ति विशेष पे लाकर छोड़ देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये ना लगे कि हम किसी कम्युनिटी की बात बचा लेते थे, कभी बचा लेते थे। हाँ, तो ये इसके कारण क्या हुआ है कि इनके हौसलों को और बढ़ावा मिला, और कहीं ना कहीं अब ये सारा विश्व जो इससे ग्रसित हो रहा है। अब बात आए विमेन्स एम्पावरमेंट की, तो देखिए, अगर हम विश्व गुरु का
की ओर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसके पथ पर, या यदि हम बात करें वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो इससे बढ़िया क्या होगा कि विश्व की 20 देशों, साथ में अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज हो जाती हैं। जब इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने आप ये बताते हैं कि हमारे यहाँ 33% रिजर्वेशन हो रहा है और हम इसकी तरफ अग्रसर हैं, हमारी माइक्रो फाइनेंसिंग, हमारी भागीदारी, सिविल सोसाइटी, हम निर्णय ले चुके हैं, तो इससे बढ़िया सुनहरा मौका कोई नहीं था, जो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया है। ये मौके पर चौका जैसा था। Exactly. Ambassador Tripathi, coming back to the issue of terrorism, because there were real strong words from the Prime Minister on that. He also mentioned United Nations and its role in not being able to, reaching a consensus in defining terrorism and issues pertaining to terror. Yes, in fact, that is a part of the bigger problem. Exactly. I mean, unless and until we are able to have a consensus definition of terrorism, we cannot go forward in convening CCIT, the Comprehensive Convention on International Terrorism. Once we do it, then only there will be a way forward to work with other nations. And coming to the latest issue of terrorist attack by Hamas, you see how beautifully our government has put forth our stand that we are with the Palestine, because Palestine, we know we stand by them when it comes to their formation of and recognition of their sovereign state. स्टैंड जो है शीतल ब्यूटीफुली तो था ही, लेकिन क्लियर कट भी था, एकदम क्रिस्टल क्लियर भी था कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, ये भी उन्होंने कहा। कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसे कहा गया है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिसके तहत चलते हर व्यक्ति विशेष की जो जिंदगी है, इट्स अ राइट टू लाइफ वाला अगर आप कॉन्सेप्ट इसमें इन्वोक करना चाहेंगे, तो हर व्यक्ति विशेष का अधिकार है कि उसे सुरक्षा मिले। सुरक्षा कौन देगा? सरकारें देंगी। अगर सरकारें उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं तो सरकार का ये भी फर्ज बनता है कि वो एक साथ आकर इस तरीके की आतंकवाद के खिलाफ, जो पूरे विश्व से जिससे ग्रसित है, उसके खिलाफ खड़ा हो और एक एकजुट कदम उठाए। अब भारत ने जो किया है वो बिल्कुल मानवता के लेवल पे भी और सरकारी, मैं कहूँगी कि गवर्नमेंटल लेवल पे भी बहुत ही बैलेंस स्टैंड है ये। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमास ने अच्छा कर दिया या इन्होंने सही किया, बिकॉज ये एक तरीके से बढ़ावा देना हो जाएगा, मानवता के अगेंस्ट होगा, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे ये है कि ये जरूर है कि व्यक्ति विशेष ह्यूमैनिटेरियन लॉ को पालन करते हुए हम फिलिस्तीन की साइड भी हैं, उनकी स्थिति भी समझते हैं, बट जिस तरीके का एक्शन उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट लिया है ये अमानवीय है, एंटी ह्यूमन है, और इसके लिए पूरे विश्व एक साथ खड़ा होकर जब तक ये बात नहीं आगे रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या टेररिस्ट को ह्यूमन भी कहा जाए? नहीं, टेररिस्ट की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ उन निर्दोष व्यक्तियों की बात है जिन्हें जगाकर, जिन्हें लाकर, उनके घरों में घुसकर बच्चों को बंधक बनाया, औरतों को बंधक बनाया। आप एक फंक्शन में पूरा सहबात के बाद सैटरडे हम इजराइल में देखते हैं, पूरा बिल्कुल एक हॉलिडे के रूप में होता है, जहाँ लोग उस तरीके के एक जश्न के मूड में है, वहाँ पे अचानक से इस तरह का अटैक हो जाना ये बहुत ही अमानवीय है मेरे हिसाब से। Moving to the other parts of Prime Minister's speech, Ambassador Tripathi, the speech began with the Prime Minister talking about Vishwa Guru Bharat, India's leadership role in today's world, how we successfully organized G20. Now we are hosting the P20 parliamentarians here. Then the PM also spoke about Chandrayaan, Mission Chandrayaan. See, what PM spoke about is India's stand and India's steady progress in various fields, various disciplines. We do not claim, we do not brag that we are Vishwa Gurus. But later or sooner, the world at large will come to recognize us as Vishwa Gurus. Yoga are the ones, we are the country who will be teaching, who will be guiding people in future. एक बात और भी है जो राइट टू एक्सप्रेशन को लेकर के एक बात आई है, और प्रधानमंत्री ने बताया, संख्या गिनाई कि देश में इतने टीवी चैनल हैं, इतने अखबार हैं, सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म हैं, और जाहिर तौर पर राइट टू एक्सप्रेशन जो है किसी भी डेमोक्रेसी का प्राण होता है, तो यहाँ प्राण सुरक्षित है पूरी तरह से, उस ओर भी उन्होंने इशारा किया है। क्या कहेंगे आप? मीडिया को फोर्थ स्टेट ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मीडिया
एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्थ को मेजर कर सकते हैं कि ये कितना हेल्दी डेमोक्रेटिक थर्मामीटर है उसका, थर्मामीटर समझ लीजिए। तो अब इसको कैसे मेजर करें? जो ये आंकड़े हैं, दे आर इंडिकेटर्स कि हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, फंक्शनल है। नेम से एक डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे कई कंट्रीज और भी पर्पोर्टेडली दे आर डेमोक्रेसीज, बट वहाँ पे डिसेंट को किस तरीके से दबाया जाता है, या वन पार्टी सिस्टम है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मुझे पहला भाग बहुत इंटरेस्टिंग लगा जहाँ पे इलेक्शंस की बात हुई, मीडिया की बात हुई और जन भागीदारी की बात हुई। G20 को पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी ने कहा ये पीपल्स G20 है, जैसे कि बहुत सी सिटीज में हुआ, जगह जगह 2-3 टीयर्स पे हुआ। तो किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व किया जाए? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनसत्ता है, अदरवाइज तो मोनार्कीज में एक व्यक्ति विशेष अपना सब कुछ डिसाइड करता है। हम आपको बताते चलें इसी रेफरेंस में कि दुनिया में करीब 190 देश ऐसे हैं जिनमें संसद हैं, लेकिन इनमें से 78 देश ऐसे हैं जिनमें लोअर हाउस अपर हाउस यानी 2 सदन हैं। और इसमें भी अगर आप 59 देशों की बात करें तो केवल ये वो देश हैं जहां पर लोकतंत्र का दिया बदस्तूर जलता है, जहां नियमों से संसद चलती है। और दुनिया की सबसे छोटी संसद जो है वो माइक्रोनेशिया में है, जिसमें मात्र 14 सांसद हैं। ये देश की जो दुनिया की जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं उनका ये एक चेहरा है, तस्वीर है। और इस पूरी तस्वीर को आज P20 में भी हम यशोभूमि में देख रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहां पर प्रतिबिंब खड़े हैं। प्रतिबिंब, आप बताइए वहां पर किस तरह का चित्र आपने देखा, पूरी दुनिया को किस तरह से देखा? क्योंकि खास बात यह है कि दुनिया की 80% आबादी को रिप्रेजेंट करने की बात अगर हम करें तो उतने सांसद, उतनी संसदों के प्रतिनिधि वहां पर हैं जितनी संसद उतने बड़े एरिया को, उतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करती होगी। प्रतिबिंब। रामवीर जी, हम बता दें कि डॉक्टर सस्मित पात्रा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और स्वयं बताएंगे कि किस तरीके का वृहद आयोजन यहाँ पर हो रहा है यशोभूमि में। अभी तक का जो आयोजन देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उन्होंने तमाम बिंदुओं को किस तरीके से भारत प्राचीन काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश रहा है उसका जिक्र किया। किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगातार बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने पूरी दुनिया से शांति की अपील की, आग्रह किया और यह भी बताया कि किस तरह से भारत लगातार आतंकवाद से ग्रस्त रहा है और अब दुनिया मान रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर अभी भी अलग अलग विचार सामने आते हैं, हमें एक संवेद स्वर में आतंकवाद की कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से निंदा करनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से भारत ने आयोजन किया है G20 तो बहुत सफल रहा है, और खासकर P20 का आज जो समारोह है इसको देख के जो भव्यता है इसकी, और जिस तरह से G20 के तमाम पार्लियामेंट्स आज P20 के माध्यम से आए हैं, और माननीय स्पीकर साहब थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा, जो उनका उद्बोधन रहा, वो खासकर आज G20 के जो डेवलप्ड नेशन सो कॉल्ड कहे जाते हैं उनके लिए एक संदेश था। जैसे आपने कहा कि 4 बिंदु थे जो कि स्पष्ट थे। पहला, महिला सशक्तिकरण के लिए, कि भारतवर्ष महिला सशक्तिकरण को लेके जिस तरह से आवेग है और जिस तरह से हमने 33% महिलाओं के संरक्षण के लिए हाल ही में अभी बिल पारित किया, तो उससे भारत की जो सोच है, जो आवेग है, वो स्पष्ट हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद को लेके भिन्न मत कई बार देखे गए हैं। भारत किस तरह से आतंकवाद से ग्रसित रहा है और आतंकवाद ने कैसे संसद भवन तक पहुंच चुकी थी आतंकवाद, इसका जब उन्होंने जिक्र किया तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कितना घातक हो सकता है टेररिज्म, उसको स्पष्ट किया। और कहीं ना कहीं आज एक संदेश दिया पूरे G20 के माध्यम से कि किस तरह से सारे देशों को विभिन्न डेफिनेशंस ऑफ टेररिज्म नहीं रखनी चाहिए, एक ही डेफिनेशन है टेररिज्म का, इसको खत्म करना चाहिए। तीसरा बिंदु जो उन्होंने जिक्र किया वो था कि भारत की एकता, अखंडता और विशेषकर जो हमारी धरोहर रही है, हमारे मिडीवल पीरियड से लेके, वेदों से लेके आज तक, और खासकर जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है वो आज रखा गया है। और खासकर आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, उनके पोडियम के ठीक नीचे था वासुदेव कुटुंबकम, पूरी द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया जो है एक परिवार है। ये जो वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन प्लैनेट, ये जो वन अर्थ का सोच है G20 का, इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष में किस तरह से आने वाले सदियों में और आगे नेतृत्व लेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। और चौथा बहुत बड़ा बिंदु था, वो था कि
हमें कैसे गणतंत्र को और मजबूत करना है। जैसे उन्होंने कहा, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जो जननी है डेमोक्रेसी की, वो आज से नहीं है, वो प्राचीन काल से है। और उन्होंने विशेषकर तमिलनाडु का जो जिक्र किया कि कब वहाँ पर विलेज काउंसिल्स हुआ करती थी, कैसे वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के भी क्लॉजेस रहते थे। तो आज से 1200 साल पहले भारतवर्ष इतना विकसित था, और यही विकसित सोच जो है वह आने वाले दिनों में इस दुनिया को, इस देश को और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। अगर आज की बात करें, आज 2 विशेष सत्र भी आयोजित होने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री तमाम डेलीगेट से बातचीत करेंगे, उसके तत्पश्चात ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों सत्र? बहुत ही सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हो, क्लाइमेट चेंज को लेके हो, या फिर जिस तरह से हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कंजर्व करके आगे चल सकें, सर्कुलरिटी ऑफ इकोनॉमी हो, ये तमाम जो सत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पीछे और 2 विषय और हैं, एक है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है कॉप। ये दोनों ही जो है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कई बार कई देश, विशेषकर G20 के देश जो है, उनके भिन्न मत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार की भी एक पहल रही है कि किस तरह से हम इन सत्रों के माध्यम से एक कंसेंसस बिल्डअप करें। और खासकर मैं कहूँगा कि जो डिक्लेरेशन G20 P20 का होने जा रहा है, P20 का, वो भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है, इसकी भी घोषणा करी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इस सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल, वेरी बेस्ट। अभी 2 सत्र हैं, कल का पूरा दिन है, और आपने समय निकाला, और क्या कुछ अभी तक हुआ और क्या कुछ होना है उस पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और प्रतिबिंब के साथ अब हम पवन शर्मा भी वहां पर हैं यशोभूमि पर, और वहां पर पूरी दुनिया के जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरह से उनका नजर, उनकी नजरिया जो है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पवन, वहां के बारे में आप क्या अभी तक आपके पास जानकारी है? किस तरह से आप उस पूरे के पूरे आयोजन को देख रहे हैं? अभी तक जो सत्र है, जो उद्घाटन सत्र है, वो रामवीर जी वो समाप्त हो गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने ये जो सेशन है, जो समिट हो रही है, उसकी शुरुआत की उद्घाटन सत्र में। उनको लेकर जो सारे के सारे देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं वो बहुत उत्साहित नजर आए, बहुत करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री के जो संबोधन को उसको सराहा गया उनकी तरफ से। और प्रधानमंत्री ने भी खुद जो अपना संबोधन किया है रामवीर जी, उसमें भारत की विशालता की उन्होंने बात की। जैसे हमारे मेहमान अभी कह रहे थे कि भारत जो है, उन्होंने उल्लेख किया अपने भाषण में कि 5000 वर्षों पूर्व वेदों से हमारा जो है, हम जो है गणतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, और इसके जो साक्ष्य हैं वो 10वीं शताब्दी में चोल वंश से मिलते हैं, जहाँ की विलेज काउंसिल जिसकी बात हो रही है कि वहाँ पे जो है वो गांव की सभा वो निर्णय करती थी सामूहिक के विकास कैसे आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे सभापति का जिक्र है, वहाँ पे गणपति का जिक्र है, और उसके बाद वहाँ से प्रोसेस है। हालांकि हम मानते हैं कि दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो अमेरिका है, और अमेरिका खुद 1776 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे बढ़ती है। परंतु भारत में ये सदियों वर्षों पुराना है, और इसको सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का वर्तमान में, वो भारत है। और उसकी विविधता इतनी है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया कि उन्होंने 2019 के इलेक्शन का जिक्र किया कि 91 करोड़ मतदाता जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस है हमारा, और 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मतदाताओं की संख्या भारत में जो है वो 100 करोड़ होने वाली है। मतलब इतने मतदाता हैं देश में, और उनका कहना था कि ये पूरी जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। तो वो सारी बातें कि पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो भारत में, भारतीय लोकतंत्र में कितना ज्यादा है, उसका उल्लेख वो यहाँ पे कर रहे थे प्रधानमंत्री। और उन्होंने इसके साथ ही एक और बात कही कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, जैसा सभी पूरी दुनिया जानती है, और विविधता इतनी ज्यादा है कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की सैकड़ों वेशभूषाएं हैं, 28 तरह की भाषाएं हैं, 900 जो न्यूज चैनल है हमारे देश में, ऐसे
उन्होंने उल्लेख उसमें किया कि इतनी विविधता के बावजूद भी भारत एक है, और हमने G20 के सफल आयोजन के बाद जो उसकी थीम भी है, जिसमें कि भारत विश्वास करता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, उसके ऊपर वसुधैव कुटुंबकम जो है, जो कि मंडूको उपनिषद से लिया हुआ श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वहां से लिया गया है कि पूरी धरती को, जो भारतीय संस्कृति परंपरा सोच है, वो पूरी धरती को जो है वो परिवार मानती है, और इसी की चिंता, इसी जो समिट हो रही है पार्लियामेंट स्पीकर समिट हो रही है जो यहाँ यशोभूमि में, उसमें भी चिंतन होगा। और 3 बजे जो है रामवीर जी 2 महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि पहला सेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने इन लक्ष्यों को निर्धारित किया था। 17 लक्ष्य हैं इस तरह के, जिसमें कि दूर करना है, भूखमरी को दूर करना है, सबको जो है हेल्थ मिले, यूनिवर्सल हेल्थ मिले, वो है, रोजगार मिले, हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाए, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं और हम एनर्जी को सेव करें, ऐसा ये दूसरा सेशन है आज जो 3:30 बजे होना है, जिसमें कि सस्टेनेबल जो ट्रांजिशनल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस पे बात होनी है। तो भारत जब पूरी दुनिया को परिवार मानता है तो उसी दिशा में दोनों सेशन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये जो स्पीकर समिट हो रही है, इसमें 25 देशों के जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और 12 जो है डिप्टी स्पीकर्स पहुंचे हैं। आईपीयू के अध्यक्ष जो हैं दुआर्ते पशेको, वो खुद पहुंचे और उन्होंने भी संबोधन किया। आज अभी जब उद्घाटन सत्र था, उनका कहना था कि भारत की हॉस्पिटैलिटी, वो यहाँ की मेहमान नवाजी से, क्योंकि हम अतिथि को देवता मानते हैं, उससे बहुत प्रभावित नजर आए। दुनिया कायल है। बिल्कुल, हम पवन जी आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। और पवन जी ने जैसा कि बताया कि 25 देशों के स्पीकर और 12 देशों के डिप्टी स्पीकर और आईपीयू के चेयरमैन, एक तरह से दुनिया का जो जनप्रतिनिधित्व है वो एक साथ यशोभूमि में बैठकर भारत माता के चरणों में मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर कि वो कैसे आगे बढ़ेंगी। हमारे साथ यशोभूमि से ही अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आप वहां किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे के पूरी तस्वीर को, हमें बताएं। रामवीर जी, जिस तरह से G20 के सफल आयोजन के बाद पार्लियामेंट 20 वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के साथ आयोजित किया गया, और आज उसका उद्घाटन सत्र था, और प्रधानमंत्री जी ने इस उद्घाटन संदेश में साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दुनिया को मिलकर हर वैश्विक मुद्दे पर मंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे बयान के दौरान कई सारी जो एक साझा समस्याएं हैं उसकी ओर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए संसद के हमले का जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। जलवायु परिवर्तन सहित सभी मुद्दों पर एड्रेस किया। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे साथ इस सेशन में, ओपनिंग सेशन में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थी, और वो स्वयं उस मौके पर थी। मैम, कितना बड़ा मौका जब पूरी दुनिया भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ मंथन करने को तैयार, और वो हर मुद्दे जिस पर वो डिस्कशन चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में प्रमुखता 2 बातें जिसका मेरे को अभी समझ आया। पहला तो ये कि भारत किस प्रकार से लोकतंत्र की जननी है, और इस सबसे विशाल लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से मुश्किलों का हल ढूंढा जाता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, उसे हमारे यहाँ सम्मिलित करना, और उसके आधार पर वाद और विवाद के माध्यम से जो है उस बात को सुलझाने का काम किया जाता है। और उसमें सबसे अधिक इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी ने वोट डाला, 70% इलेक्टोरल रोल पे जो लोग हैं उनका वोट, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल पर होने का उनके बारे में बताना, सबसे विशाल संसद होना, और सबसे पुरातत्व ऐसी हमारे यहाँ परंपराएं होना जो कि लोकतांत्रिक परंपराएं ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को स्थापित करने वाली जो है इंस्टीट्यूशंस थे, और उनके माध्यम से भारत की जो प्रकृति है वही लोकतांत्रिक है। और ऋग्वेद के एक ऋचा को कोट करना, संवदत्वम समगच्छत्वम संवो मानानसी जानताम, यानी अगर समस्याओं को सुलझाना है तो हम सब एक ही भाषा में बात करें, एक ही साथ चलें, और हमारे मनों के बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो और हमारे मन भी एक हों।
बहुत बड़ा संदेश है, खास तौर पे दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति, वैश्विक स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनके बीच से रास्ता ढूंढने का। और उसी रास्ते को ढूंढते हुए उन्होंने बताया कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वो भी समान ही हैं। भारत का जो लोकतंत्र है, उस इतने बड़े लोकतंत्र को अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो चैलेंज जो है आतंकवाद ने हम पर हमला किया। और आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्थान है उसी को अटैक किया गया, और वो सबके सामने इससे बड़ी आतंकीय घटना तो कुछ हो नहीं सकती। और बावजूद इस मुश्किल के हम लोग उससे उभरे, लेकिन आज वो समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी है। तो समबदद्वम वाली बात है कि आतंकवाद के खिलाफ हर देश, चाहे वो G20 हो या P20 हो, एक ही आवाज़ निकले, और वो आवाज़ निकले कि सब लोग जो है आतंकवाद का विरोध करते हैं, और आतंकवाद रास्ता नहीं है किसी भी समस्या को सुलझाने का। तो मुझे लगता है कि भारत की परंपराओं का जिक्र करते हुए जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे समाधान का रास्ता निकालने का जो तरीका भारतीय परंपराओं पर आधारित है, प्रधानमंत्री जी ने बखूबी अपने भाषण के माध्यम से वो पूरे देश और दुनिया के सामने रखा और सुझाया कि यही रास्ता है आगे का। मैम, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से संसद के सत्र के दौरान महिलाओं को 33% का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ जो बिल पारित किया गया, उसकी भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं आगे ना बढ़ रही हैं। ये भी एक बड़ा मौका था इस फोरम से महिलाओं को समान ताकत देने के लिए। देखिए, जो कॉन्वर्सेशंस थी, जो अब तक जिन बातों पर बात हो रही थी, वो बात थी कि महिला सशक्तिकरण करने का। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को बदला है कि महिलाओं को सशक्त नहीं करना बल्कि समाज को सशक्त करना है, और वो सुनिश्चित महिलाओं की भागीदारी ही कर सकती है जब महिलाओं को आप नेतृत्व, उनकी शक्ति को पहचानते हुए, उनकी नेतृत्व क्षमता को जानते हुए आप महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो समाज खुद से सशक्त हो जाएगा। एंड दस जो कॉन्वर्सेशन है वो विमेन लेड डेवलपमेंट की है, विमेन एम्पावरमेंट की नहीं है। और विमेन लेड डेवलपमेंट में उन्होंने लगातार बताया कि महिलाओं की बात को जब हम सुनते हैं और महिलाओं के द्वारा जब नेतृत्व होता है तो समाज जो है वो सशक्त होता है। और उसी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए G20 की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट को मेंशन किया गया, और उसके बाद जो है सीधा स्पेशल सत्र बुलाकर 33% महिलाओं को पार्लियामेंट्री चुनाव में और लेजिस्लेटिव चुनाव के अंदर भागीदारी दी गई। तो 33% आरक्षण भी दिया गया। तो यही भारत की क्षमता और भारत की परंपराओं का संदेश है। बिल्कुल 20 अक्टूबर 2022 की जो वो तारीख, जो केवड़िया में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया था, और G20 में भी जो आउटकम आया था दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अहम था। और कल जो डिस्कशन था उसमें भी भारत के उस जलवायु परिवर्तन का, जो कि वैश्विक समस्या है, सबने एक सुर से कहा, और लोकसभा स्पीकर ने खासे तौर पर मिलकर लड़ने की बात कही। इस तरह के मुद्दे कितने बड़े हैं, और वैश्विक फोरम पे जिस तरह का मंच है उस पे इसको एड्रेस करना कितना बड़ा माना जा सकता है? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है उस पर प्रधानमंत्री जी बहुत प्रकट विचार अपने, आज से नहीं कई सालों से उन विषयों पर उन्होंने बात की है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी कई बार बात की, किताब भी लिखी बल्कि। लेकिन अब वो इसमें आया, हमारे G20 डिक्लेरेशन में, दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा बना। लेकिन जो मिशन लाइफ पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवारी, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी, मतलब जलवायु परिवर्तन है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ना जी, इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी नहीं है केवल, उनकी भी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हम सबके हिस्से भी आती है। तो इंडिविजुअल लेवल पर इसको मैं कहती हूँ डेमोक्रेटाइजेशन। लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक परंपराओं के अंदर अगर लाभ सबका है तो जिम्मेवारी भी सबकी है, और उस जिम्मेवारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के द्वारा स्थापित करने का काम किया, और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि भाई अगर जलवायु परिवर्तन पर
काम होना है, स्वच्छता पर काम होना है, तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा और तभी उस परिवर्तन को हम दूसरे परिवर्तन की ओर ले जा पाएंगे और बेहतर पृथ्वी की हम संकल्पना कर सकते हैं। एक सवाल जी, विविधता में एकता का मूल मंत्र जो भारत का है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एड्रेस करते हुए 2019 के चुनाव की चर्चा की, जिसकी आपने अभी वर्णन किया, और साथ में 2024 में होस्ट करने की बात की। वैश्विक मंच पर G20 कंट्री को बुलाया और कहा कि आप आके देखिए कि हमारे यहाँ कितनी विविधता है और जो हमारा इलेक्शन का जो तरीका है वो कैसा है और किस तरह से काम किया जाता है। देखिए, विविधता भी है और उस विविधता के बावजूद पूरा देश एक भी है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन होता है और बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है इलेक्टोरल माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण भी होता है। और सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, साथ ही जो है एक पारदर्शी तरीके से इतनी भारी संख्या में लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं चुनाव में वोट डालने के तरीके से। तो यहाँ पर चाहे वो सत्ता हस्तांतरण का मामला हो, चाहे लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन का मामला हो, चाहे देश की शक्ति जो लोकतंत्र में के मूल में है उसको स्थापित करने का काम हो, वो सब पूरी दुनिया को दिखाने जैसी चीज़ें हैं और भारत की परंपराओं से अवगत कराने जैसी चीज़ें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता, लोगों की सहभागिता और शांतिपूर्ण हस्तांतरण, ये सब मूल्य जो हैं दुनिया को बताने के लिए सबको न्योता दिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और भारतीय तो वैसे ही खुश रहते हैं जब मेहमान आए। तो हर भारतीय की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने विदेशियों को आमंत्रण दिया है कि आप आइए और देखिए हमारे यहाँ कैसे काम। 140 करोड़ लोगों की तरफ से जो P20 में जो प्रतिनिधि शामिल हुए उनका खैर मकदम किया, उनका स्वागत किया देश के प्रधानमंत्री ने। And that was quite an enlightening conversation with MOS External Affairs. She threw light on a lot of topics that were taken up. Talking of women-led development, which is which is a theme of one of the sessions in this P20 event, the Prime Minister dedicated quite a large chunk of his opening remarks to women's participation in India in the electoral process. He also spoke of the 2019 elections in that context. Sheetal, there are 2-3 things, which are integrated into SDGs. And why I'm starting with SDGs, there's a reason behind that. Because we shifted from Millennium Development Goals to SDGs, that we realized of late that sustainability is at the core. And if you look at sustainability, then women are invariably part of sustainable development. And whatever you may say, any social transformation, any political transformation, economic transformation, if you talk of equality in any sphere, either professional equality, equality in wages or political participation, everything requires equal contribution, or if not equal. और इस बीच हम सीधे जुड़ रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। वो हरियाणा के किसानों से बातचीत कर रहे हैं, करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं।